हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में। यह एक्ट एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है जो आज़ादी के बाद से हमारे देश में महिलाओं के अधिकार को लेकर के पास किया गया था। इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब महिलाओं के अबॉर्शन को लेकर के कोई भी एक्ट नहीं था हमारे देश में। 1971 में इसे हमारे देश की संसद के द्वारा पास किया गया और 1972 से ये फोर्स में भी आ गया था। उसके बाद से हम बात करते हैं इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराएं कुछ इस तरह हैं। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन के बारे में और इसमें 4 महत्वपूर्ण डेफिनेशन को कवर किया गया है: गार्डियन, माइनर और मेंटली इल पर्सन, एंड द फोर्थ वन इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमारे 2021 के संशोधन के बाद से इसे इसमें शामिल कर लिया गया है। तो गार्डियन की जहां तक बात होती है तो इसमें बात गार्डियन 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो मेडिकली इल पर्सन के गार्डियन है और एक जो माइनर के गार्डियन है। माइनर हमारा इंडियन मेजोरिटी एक्ट में बताया गया है कि माइनर कौन होता है। माइनर जो 18 वर्ष से कम की आयु जिसकी, उसे माइनर कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जहां बात आती है तो ये 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जहां बताया गया था एक डॉक्टर जिसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा हो, स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड SMR में रजिस्टर करा रखा हो, वो डॉक्टर कंसीडर किया जाएगा जब भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात होगी। तो अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को आगे देखते हैं। जैसे कि सेक्शन 3 बात करता है हमारा कि प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, इसकी अवधि क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन की अवधि क्या हो सकती है। पहले इसमें कुछ कमियां थी। अनमैरिड वुमेन के राइट्स को इसको कंसीडर नहीं किया गया था, मगर 2021 के संशोधन के बाद से इनके अधिकारों को भी इस एक्ट में शामिल कर लिया गया है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न हाई कोर्ट ने समय समय पर इसमें अपनी राय दी है और इसको लेकर के इसमें महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए थे। और संशोधन में अनमैरिड वुमेन की बात भी की गई, उनके अधिकारों को भी इसमें रखा गया है। Section 3 of this act talks about when pregnancy can be terminated by registered medical practitioner. So इसकी 3 कंडीशंस रखी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि प्रेगनेंसी 20 वीक से कम की होनी चाहिए, तब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को। दूसरी कंडीशन है कि 20 से 24 वीक के बीच में होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। इसके अलावा भी एक कंडीशन रखा गया है, अगर वुमेन के हेल्थ को मतलब ऐसी सीरियस इंजरी हो सकती है उस बच्चे को जन्म देने से या बच्चे के हेल्थ को असर पड़ रहा है तो उस कंडीशन में भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। बस एक और कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐड की गई है, वो ये है कि वुमेन की कंसेंट जरूरी होगी। कंसेंट कब जरूरी होगी, इसकी भी 2 कंडीशंस रखी गई है इस एक्ट में। अगर वुमेन माइनर है तो उसके गार्डियन की कंसेंट जरूरी होगी, या वो इल माइंडेड पर्सन है तो उसकी कंसेंट, गार्डियन की कंसेंट उस कंडीशन में भी जरूरी होगी। अगर वुमेन मेजर है तो फिर गार्डियन की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अनमैरिड भी हो फिर भी उसकी कंसेंट चलेगी। और उसके बाद इस एक्ट में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा, वो कुछ ऐसा था कि वुमेन्स को राइट को प्रोटेक्ट करने, उसके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके नेम को रिवील नहीं किया जाएगा। जिसका भी प्रेग्नेंट वुमेन के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है उसके नेम को रिवील नहीं किया जाएगा, वो भी ऑथराइज पर्सन को बस दिया जा सकता है। ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा हम देख सकते हैं कि ऑथराइज पर्सन कौन कौन होंगे। उसके गार्डियन हो सकते हैं, उसके हस्बैंड हो सकते हैं, या उसके क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ उसका अच्छा खासा रिश्ता था। उनके सामने उसकी कंडीशंस को बताया जा सकता है, उसके नेम को रिवील किया जा सकता है ताकि उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके। प्राइवेसी से रिलेटेड डिफरेंट जजमेंट्स आने के बाद भी वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है, क्योंकि इसमें क्लियरली ये दे दिया गया है कि उसके नेम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 21 को भी रिस्पेक्ट करने के लिए और उसके साथ मिला के चलने के लिए भी इस कंडीशंस को ऐड करना बहुत जरूरी हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संसद ने इस चीज को भी ऐड किया है इस एक्ट में। Section 4 of this act talks about the place where pregnancy can be terminated by the registered medical practitioner. तो इस सेक्शन में 2 महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रख के चला गया। एक तो प्लेसेस का बात किया गया है, एक पर्सन का बात किया गया है, किसके द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है और किस जगह पर टर्मिनेट किया जा सकता है। जहां तक पर्सन की बात होती है तो वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, और जहां तक प्लेसेस की बात की जाती है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है जो प्लेसेस को, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसी जगह पर टर्मिनेट किया जा सकता है। हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल भी हो सकता है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड प्लेसेस भी हो सकता है जहां टर्मिनेट किया जा सकता है। Section 5 is the exception to earlier section 3 and 4 that talks about the way who can terminate pregnancy and places where pregnancy can be terminated. But according to this section, pregnancy can be terminated by registered medical practitioner immediately if he thinks that the health of the woman is in danger. Then in this situation, the pregnancy can be terminated by the registered medical practitioner. और उसके बाद हम आगे के सेक्शंस देखते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस और नो लीगल सूट्स कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि उसने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर मिली है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए और गुड फेथ में कर रहा है। तो इस सिचुएशन में उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल सूट नहीं लाई जा सकती है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो। अब बस इसमें नेग्लिजेंस ना होना चाहिए, कंडीशन एक ये भी रखा गया। अब हम पनिशमेंट पार्ट की तरफ आते हैं। पनिशमेंट क्या क्या होगा, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अगर उसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दिया तो उस सिचुएशन में जो है मिनिमम 2 इयर्स की सजा है और मैक्सिमम 7 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। या किसी भी ऐसे प्लेसेस में जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं की गई है, अगर उस प्लेसेस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है तो उस प्लेसेस के ओनर को भी मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 7 इयर्स तक की सजा दी जा सकती है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के पार्ट में आते हैं तो रूल्स बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है किस प्लेसेस पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड में कितने मेंबर्स होना चाहिए, चेयरपर्सन कौन कौन हो सकते हैं, ये सारी कंडीशंस को फ्रेम करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और रेगुलेशंस को फ्रेम करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये पावर एक यूनिक पावर है, ये स्टैट्यूट एक यूनिक पावर स्टेट गवर्नमेंट के देती है कि वो रेगुलेशंस फ्रेम करे कि किस वे में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, क्योंकि उस ज्यूरिसडिक्शन उस स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो ये पावर उनके पास होता है रेगुलेशन बनाने की पावर। और अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जो इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है तो उस पर मैक्सिमम 10,000 तक का पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है, ये फाइन इंपोज किया जा सकता है या सजा भी दी जा सकती है, जो हमने पीछे पनिशमेंट प्रोविजंस में पढ़ा था 2 और अप टू इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 7 इयर्स। और लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 8 है। इस एक्ट में टोटल सेक्शन 8 है और लास्ट सेक्शन जो सेक्शन 8 बात करता है वो बात करता है बेसिकली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के राइट्स के बारे में बात करता है, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की है वुमेन के हेल्थ को ध्यान में रख के, क्योंकि उसके हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकता था इसलिए उन्होंने टर्मिनेट किया, तो उनके अगेंस्ट कोई भी सूट्स नहीं लाया जा सकता है कोर्ट में। और अगर उन्होंने नेग्लिजेंस उनके पार्ट में कुछ नेग्लिजेंस है तो उसके लिए भी प्रायर ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी कुछ सूट्स लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो, कमेंट भी करें, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट ड्रॉप करें। धन्यवाद।